Assalamu alaikum. How are you? वालेकुम सलाम सर गुड। हमने कैसे? आयरन पर गया था, आई थिंक आयरन बॉन्ड तक। उससे क्या करना है, आज हम कोवेलेंट से स्टार्ट करेंगे। कैसे? यस सर। कोवेलेंट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट किसने दिया? कोवेलेंट बॉन्ड के कॉन्सेप्ट में नेम आता है, जीएन लुइस का नेम आता है। और ये लुइस वही है जिसने थ्योरीज दी थी एसिड बेस की। सर यस, सर कल वाला थर्ड स्टेप नहीं समझ आया। कल वाले थर्ड स्टेप को चले रिपीट कर लेते हैं। थर्ड स्टेप को कल वाले थर्ड स्टेप में ये बात कही गई थी कि जब हमारे पास आइंस बन जाते हैं तो वो आइंस आपस में अरेंज होते हैं। 1 मोल ऑफ सोडियम आइन एंड 1 मोल ऑफ क्लोराइड आइन, ये दोनों आइंस जब आपस में अरेंज होंगे तो इनकी अरेंजमेंट से एनर्जी रिलीज होगी। उस एनर्जी को हम लैटिस एनर्जी कहते हैं। कल एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, मैंने तो रिकॉर्डिंग नहीं देखी। मुझे एक स्टूडेंट ने कहा कि जो नॉन मेटल्स के दरमियान आयोनिक कंपाउंड बनता है वो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड होता है, लेकिन शायद मैंने उसमें कल हाइड्रोफ्लोरिक एसिड की जगह हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl का एग्जाम्पल दिया। तो अगर ये आपने नोट यस किया सर। हो तो इसकी करेक्शन कर लीजिएगा। दिस इज अ कोवेलेंट कंपाउंड बिकॉज दिस इज ओनली 17% आयोनिक। इसकी आयोनिक की परसेंटेज बहुत ही कम है, 17%। जबकि इसके मुकाबले में हमारे पास जो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है वो 64% आयोनिक है। तो 64% आयोनिक और 17% आयोनिक बहुत ज़्यादा फर्क है। तो इसलिए जो है ये आप ज़रा नोट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि आपके पास जो है जो मिस्टेक हुई भी है तो उस मिस्टेक को करेक्ट कर लीजिएगा, करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं कि मैं किसी स्टूडेंट को एंटर करने लगा था जी। तो ये करेक्शन देख लीजिएगा, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड की जगह बाय मिस्टेक हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ गया, HF की जगह HCl कह दिया। तो ये आप जो कल की रिकॉर्डिंग है उसमें करेक्शन कर लीजिएगा। आगे देखते हैं कि ये जो आपका क्वेश्चन था कि थर्ड स्टेप में किस तरह से एनर्जी रिलीज होगी। ये एनर्जी रिलीज होगी जब ये आइंस आपस में अरेंज कर होंगे। तो ये इनकी अरेंजमेंट से हमारे पास बुक में है कि इनकी अरेंजमेंट किस तरह की है। हर एक आइन के आसपास अपोजिट 6 अपोजिट आइंस हैं, और जो नंबर है 6, ये नंबर सिर्फ सोडियम क्लोराइड के लिए है। ऑल आयोनिक कंपाउंड्स के लिए सेम नंबर नहीं है। तो ये आपके पास बुक में दिया हुआ है कि इनकी जो अरेंजमेंट है वो इस तरह से होगी कि हर एक आइन के आसपास 6 अपोजिट आइंस आएंगे, और 6 अपोजिट आइन के बेस पर यह बन जाएगा, हमारे पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता चला जाएगा। क्योंकि इनमें जितने पॉजिटिव आइंस होंगे उतने ही नेगेटिव आइंस भी होंगे। तो दोनों आइंस की क्वांटिटी बराबर होने की वजह से हम इसको ये कहेंगे कि इसका जो रेशियो बन रहा है वो रेशियो इसका 1:1 बन रहा है। इसका रेशियो 1:1 बनेगा क्योंकि जो आइंस हैं वो इक्वल हैं, इक्वल एंड अपोजिट हैं। तो इसीलिए हम इसको इस तरह से देख सकते हैं। ये सोडियम आ गया, अब ये सोडियम के आसपास भी 6 क्लोराइड होंगे। ये हमने 4 क्लोराइड लिखे हैं, बाकी 2 क्लोराइड कहाँ होंगे? सोडियम के ऊपर परपेंडिकुलर, ऊपर भी और नीचे भी इस तरह से आ जाएंगे। तो हर एक के बीच में जो डिस्टेंस है, जो एंगल है, वो सेम होगा, और इस तरह से जो है 90 डिग्री का एंगल बनता जाएगा इसमें। तो इस तरह से ये अरेंज हो जाएंगे सर ये। जी जी। सर कोऑर्डिनेशन नंबर भी इसी को कहते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर भी इसी तरह का होता है जो मेटल कॉम्प्लेक्सेस में होता है। उसमें ये होता है कि एम्प्टी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो लिगेंड्स देते हैं। तो कितने लिगेंड्स जो हैं वो अटैच्ड हैं, तो इस तरह का होता है, लेकिन एग्जैक्टली ये नहीं है।
तो इसीलिए क्योंकि यहाँ पर हमारे पास आयंस की अरेंजमेंट हो रही है, वहां पर हमारे पास डेटिव बॉन्डिंग हो रही है, इसलिए वो कोऑर्डिनेशन नंबर अलग अलग होता रहता है, जबकि यहाँ पर ये फिक्स होगा इनके बीच में। वहां पर वो ही दोनों ही सेम दोनों एटम्स है, लेकिन उनमें भी चेंज हो सकता है, यहाँ ऐसा नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है इन दोनों में, वो मेटल कॉम्प्लेक्सेस में हम लेते हैं। ओके सर। ठीक है, तो हम चलते हैं आगे, और हमारा आज का टॉपिक है कोवेलेंट बॉन्ड। कल का जो टारगेट था हमारा वो अचीव नहीं हो सका। कल का टारगेट हमारा था कि हमें ये तीनों बॉन्ड्स पढ़ने थे, और वो हम सिर्फ एक ही बॉन्ड पढ़ सके। आज देखते हैं हम कितना कर लेते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट जो है जीएन लिस्ट ने दिया, और इक्वल या म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ये बॉन्ड बनता है। ये वो एलिमेंट्स बनाते हैं जिनके पास हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और हाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल हो, जिनकी ईएन वैल्यू भी हाई हो और आईपी भी हाई हो। आईपी हाई क्यों? इसलिए कि वो इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज ना करते हो। जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कर सकते तो फिर वो म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे, और शेयरिंग से फिर वो बॉन्ड बनाएंगे। तो इस तरह से जो आमतौर पर ये बॉन्ड बनता है नॉन मेटल्स ऑफ पी ब्लॉक के नॉन मेटल्स के बीच में। लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो डी या एस ब्लॉक वाले हैं, लाइक ब्रिलियम और लिथियम। वो किसी हद तक आयोनिक करेक्टर शो करते हैं अपने कंपाउंड्स में। तो ब्रिलियम हाइड्राइड काफ़ी ज़्यादा आयोनिक नेचर शो करता है। सिमिलरली ब्रिलियम क्लोराइड जो है उसमें भी आयोनिक जो है फोर्स है, या आयोनिक नेचर तो है, लेकिन साथ साथ कोवेलेंट नेचर भी इसमें है। ब्रिलियम क्लोराइड यानी ब्रिलियम, लिथियम और कैल्शियम के कंपाउंड्स, इनमें कोवेलेंट नेचर शो होती है। ये बात याद रखिएगा कि एस ब्लॉक के कौन कौन से एलिमेंट्स ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा कोवेलेंट नेचर शो करते हैं अपने कंपाउंड्स में। ये तीन एलिमेंट्स हैं एस ब्लॉक में। इनमें सबसे ज़्यादा कौन सा होगा? सबसे ज़्यादा होगा ब्रिलियम। जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा इस ब्लॉक का, वो ब्रिलियम। उसके बाद फिर लिथियम और मैग्नीशियम, क्योंकि डायगोनल रिलेशनशिप रखते हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज़ काफ़ी ज़्यादा मैच करती हैं। तो इसी तरह से इनके जो हाइड्रोक्साइड्स हैं वो भी कोल्ड वाटर में सॉल्युबल नहीं हैं, और इनकी भी आयोनिक नेचर काफ़ी वीक होती है। तो कोवेलेंट की तरफ को ज़्यादा जाते हैं एज कम्पेयर टू अदर कंपाउंड्स ऑफ एस ब्लॉक। हम इनको कंपेयर पी ब्लॉक से नहीं करेंगे, डी ब्लॉक से नहीं करेंगे, अपने ही फैमिली के मेंबर्स से करेंगे। अल्कली फैमिली या अल्कलाइन अर्थ मेटल फैमिली, उन फैमिली से करेंगे। उनके मुकाबले में इनका जो आयोनिक नेचर जो इनकी होगी वो काफ़ी कम होगी, और कोवेलेंट नेचर ज़्यादा होगी। लेकिन अगर हम इनको कंपेयर करें एल्युमिनियम से, तो एल्युमिनियम मोर कोवेलेंट होगा एज कम्पेयर टू दीज एलिमेंट्स। तो इस तरह से जो है पी ब्लॉक वाले ज़्यादा हो जाते हैं कोवेलेंट, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रखते हैं, तो उनकी आईपी वैल्यूज़ भी ज़्यादा होती हैं इनसे, फर्स्ट आईपी वैल्यू। अब देखते हैं इनके टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल, डबल एंड सर एस ट्रिपल। में से ये तीन ही है जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे? जी हाँ, एस में ये तीन ही होंगे जो कोवेलेंट नेचर शो करेंगे। अच्छा, अब टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड की दो मेन टाइप्स हैं, एक पोलर और दूसरा नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जो कि डिफरेंट एटम्स के बीच में बनता है, जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस हमारे पास जो है 1.7 से कम होता है, वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और जहाँ जीरो आ जाए तो वो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो इस तरह से पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड दो तरह के। अब इन्हीं बॉन्ड्स को हम सिंगल, डबल एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में भी डिवाइड कर सकते हैं। Single covalent bond means one electron pair is shared between two atoms, which is denoted by a single short line. This is single covalent bond. डबल कोवेलेंट बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होंगे दो एटम्स के बीच में, जिनको दो शॉर्ट लाइन से हम डिनोट करेंगे। और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में फिर हम तीन जो है इलेक्ट्रॉन पेयर को शो करेंगे, तीन इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहे हैं, और उनको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? थ्री शॉर्ट लाइन से। तो इस तरह से ये थ्री शॉर्ट लाइन। यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रक्चर सही नहीं बना हुआ। इस स्ट्रक्चर को आप लेंगे इस तरह से कि ये आपके पास है एन, और ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन,
ये लोन पेयर्स का, जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन्स और इस तरह से फिर ये भी 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ गए, तो दूसरे नाइट्रोजन के आ गए, और इस तरह से ये इन दोनों के बीच में बन गया है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। 3 शॉर्ट लाइन से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, 3 शॉर्ट लाइन से, तो ये ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है। तो इस तरह से जो है ये कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अब इनमें आपके पास अगर क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से ऐसे हैं जिनमें डबल बॉन्ड है, किसमें ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये अगर आपके पास क्वेश्चन दे देते हैं आपको और फिर आपसे कहते हैं कि आप इसमें आप बताइए, जैसे ये एमसीक्यू लिखते हैं अभी हम, ये आपके पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अब आपको ऑप्शन देते हैं यहाँ पर, ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी इथाइन, ऑप्शन सी इथीन, ऑप्शन डी बेंजीन। इसमें आप क्या सिलेक्ट करेंगे? इथाइन। इथाइन सर, डी। सेलेक्ट करेंगे। मुश्किल तो नहीं है ये? नो सर। नो सर। ये मुश्किल नहीं है, लेकिन मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ये तो दिए हैं ऐसे ऑप्शंस जो आपको आते थे। आपको ऐसे ऑप्शंस भी दे सकते हैं जिनका ना पता हो आपको। फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन तो यही वाला है, लेकिन अब आपको अगर दे देते हैं हम इस क्वेश्चन को इस तरह से कि इनके ऑप्शंस को चेंज कर देते हैं। अब आपके पास जो है ये ऑप्शंस चेंज होकर नीचे आ रहे हैं। अब आप बताएंगे इनमें से इनमें से कौन सा होगा जो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड रखता है? सी। सी। सर बी। बी सी। बी हो सकता है या सी हो सकता है, कौन सा हो सकता है? बी सी। सी। बी का नाम क्या होगा? बी जो है हमारे हमारे पास, उसका नेम क्या सी हो होगा? जाएगा। सी। सी। कंपाउंड्स के नेम बताइए कोई आप में से, इन कंपाउंड्स के नेम बताइए। ये तो नाम पता होगा आपको जो अभी एडिटिंग हो रही है, ग्लूकोज। ग्लूकोज। ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये तो याद है आपको। हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड, ये भी ठीक, बिल्कुल। हाइड्रोजन साइनाइड बता दिया आपने, ये भी ठीक है। और इसके अलावा जो दो दूसरे हैं वो कौन से हैं? सर डी डाईमिथाइल ईथर। सी बता रही हैं आप लोचना, डी बता रही हैं, कौन सा बता रही हैं? सर डी डाईमिथाइल ईथर। डाईमिथाइल ईथर, ईथर होगा या कीटोन होगा? सर इथोन सर। कीटोन, कीटोन फैमिली का मेंबर है ना ये। एसीटोन, ईथर, सॉरी डाई मिथाइल ईथर, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं एसीटोन बनाना चाह रहा था लेकिन ये ईथर ही बनाया है मैंने। अच्छा ये बताइए लोचना, ये क्या होगा? ए का बताइए क्या होगा ये? सर फॉर्मल्डिहाइड। बिल्कुल ठीक, मिथॉक्साइड। फॉर्मल्डिहाइड, बिल्कुल ठीक। ये फॉर्मल्डिहाइड हो जाएगा ये फॉर्मल्डिहाइड है फर्स्ट वन, ए। और बी जो है ईथर है, सी हाइड्रोजन साइनाइड है, हाइड्रोजन D साइनाइड। ग्लूकोज है। इस तरह से कोई भी आपको ऑप्शन दे सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन दे सकते हैं, जिसमें आपको सिलेक्ट करना होगा
कि कौन सा कंपाउंड ऐसा है जिसमें हमारे पास डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, या कितने बॉन्ड्स हैं, ये आपसे पूछ सकते हैं। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हमने पढ़ा था आयोनिक कंपाउंड्स में कि उनकी स्टेट हार्ड सॉलिड होती है। तो उसका सही ऑप्शन बता सर आंसर कौन सा था उसका? इसका सर, ये इसका सेकंड ऑप्शन जो दिए आपने। इन एमसीक्यूज का सर। ये पूछना चाह रहे हैं, एक इसका ये रहा और इसका ये, जिसमें ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, अच्छा आगे देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स यानी प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज में ये आमतौर पर लिक्विड्स होते हैं कोवेलेंट कंपाउंड, या गैसेस होते हैं। अगर सॉलिड्स होंगे तो वो भी सॉफ्ट सॉलिड्स होंगे। लो मेल्टिंग का मतलब कि सॉफ्ट सॉलिड्स होते हैं, क्योंकि इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है अमंग द मॉलिक्यूल्स वो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर सेकेंडरी बॉन्ड्स बने हुए होते हैं। और इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को हम देखें तो ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी काफ़ी वीक या नॉन बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में जब हमने कहा कि ये लिक्विड गैसेस या लो मेल्टिंग सॉलिड्स है तो इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो हो जाएंगे। और सॉलिबिलिटी में देखेंगे कि इनकी सॉलिबिलिटी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यानी कि नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में इनकी सॉलिबिलिटी होती है। ये इनसॉल्युबल होते हैं वाटर या पोलर सॉल्वेंट में। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास रबर है, रेजर है, या फिर आपके पास पॉइंटर है, पेन है, मार्कर है, उसको अगर आप छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करें, उसको आप पेट्रोल में डिजोल्व कर दें, ईथर थिनर में डिजोल्व कर दें, स्पिरिट में डिजोल्व कर दें, तो आप देखेंगे वो डिजोल्व होने लग जाएगा, तो वो उसमें सॉल्युबल होगा। तो इस तरह से ये लाइक डिजोल्व लाइक के हिसाब से, क्योंकि ये खुद कंपाउंड नॉन पोलर होते हैं, आयनिक कंपाउंड नहीं होते हैं, तो इसीलिए ये डिजोल्व भी नॉन पोलर सॉल्वेंट में आसानी से हो जाते हैं। अब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। इनकी ये हो गई सॉल्युबिलिटी, और अब हमारे पास है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड क्या होता है? ऐसा बॉन्ड जो वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने, ऐसा बॉन्ड जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हो और दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर हो। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा, एक्सेप्ट करेगा, वो लुईस एसिड कहलाएगा, ए फॉर एसिड और ए फॉर एक्सेप्टर, और जो डोनर होगा वो बेस कहलाएगा। इलेक्ट्रॉन पेयर के हिसाब से आप देखेंगे, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है वो एसिड होगा। एसिड कौन से एलिमेंट्स होते हैं और बेस कौन से एलिमेंट होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर कौन से एलिमेंट्स होते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर आमतौर पर होते हैं इन में से कौन कौन से एलिमेंट्स? सर जो ऑक्टेट रूल को पेयर कंप्लीट डोनर, करते हैं। उनमें हम कौन से एलिमेंट्स को लेंगे? ये एलिमेंट्स दिए हैं आपको, स्पॉन फैमिली के मेंबर्स। स्पॉन फैमिली के मेंबर। स्पॉन फैमिली कौन सी होती है? सल्फर, सल्फर, फास्फोरस, फास्फोरस, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। नाइट्रोजन। फास्फोरस, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अब यहाँ पर आपको एक बात और याद रखनी है कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल में इस फैमिली के दो मेंबर्स आ गए, तो दो में से एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर और दूसरा एक्सेप्टर होगा। तो दो मेंबर आ गए तो डोनर कौन सा होगा? सर जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो डोनर लेस होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव। यस जो सर, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो एक्सेप्टर होगा। सपोज एक्सेप्टर। कि अगर एक SO3 मॉलिक्यूल बना हुआ है, तो SO3 मॉलिक्यूल में एक डोनर है और एक एक्सेप्टर है, तो कौन सा होगा डोनर? सल्फर। सल्फर होगा। सल्फर अगर सर, मॉलिक्यूल बना हुआ है हमारे पास NO2, NO2 में अगर डोनर और एक्सेप्टर अगर हैं, तो डोनर कौन सा होगा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। अगर हमारे पास मॉलिक्यूल है POCl3, तो फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, फास्फोराइल क्लोराइड, डोनर कौन सा होगा, एक्सेप्टर कौन सा होगा? फॉस्फोरस फॉस्फोरस डोनर होगा। फास्फोरस डोनर होगा और ऑक्सीजन एक्सेप्टर होगा। ऑक्सीजन एक्स। जब इस फैमिली के दो मेंबर्स अगर आ जाएंगे कहीं पर भी, तो हम देखेंगे दोनों में से एक जो मेंबर है वो डोनर और दूसरा एक्सेप्टर, और डोनर जो होगा वो कौन सा होगा?
डोनर होगा जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट सर करेगा। NO2 में कौन सा डोनर है? नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए नाइट्रोजन हो जाएगा। और फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड में कौन सा हो जाएगा? सर फास्फोरस। फॉस्फोरस। जी, तो ये याद रखिएगा कि कौन सा जो है एटम डोनर है और कौन सा एक्सेप्टर है। ठीक है, याद रहेगा ना अब ये? यस अच्छा, इसके यस अलावा सर। कौन सा एलिमेंट जो है वो डोनर? सर जिनोन भी तो होगा ना? नहीं, हम जो आमतौर पर जो डेटिव लेते हैं ना, तो वो ज्यादातर ये है। इनके बाद फिर अगर लेंगे तो हैलोजन भी होते हैं। जो हैलोजन थे वो भी 3 इलेक्ट्रॉन पेयर रखते हैं, वो भी डोनर हो सकते हैं। उनके अलावा हैलोजन्स के अलावा नोबल गैसेस में से जिनॉन जो कंपाउंड बनाता है, फ्लोराइड और ऑक्साइड बनाता है, वो उनमें ये जो है जिनॉन भी डेटिव बॉन्ड के बेस पर ही बनाता है, या फिर वो बनाएगा सेकेंडरी बॉन्ड। या तो बनाएगा डेटिव या फिर बनाएगा सेकेंडरी बॉन्ड। ये दो पॉसिबिलिटीज उसमें हो सकती है। अब इलेक्ट्रॉन पेयर को दे सकता है या फिर जो है फोर्स से प्रोटेक्शन रख सकता है, वीक। ठीक है, सर ये जीनोन मेरा दोबारा रिपीट करें, आवाज सही नहीं आ रही सर। समझ ही नहीं आ रहा, आवाज आ सर रही है। आपका माइक से बहुत शोर आ रहा है। अच्छा, आज हमारा जो है हमारे यहाँ लाइट नहीं है, तो थोड़ा लाइट का भी इशू है। तो ये कि ये लैपटॉप की चार्जिंग भी बहुत ही कम है। बोर्ड से पढ़ाने में कुछ सेटिंग इतनी नहीं हो पाती है, इसलिए जो है बोर्ड से पढ़ाने में भी मुश्किल हो जाती है, तो बोर्ड से नहीं पढ़ाया। और फ़ोन की चार्जिंग भी कम है और इसकी चार्जिंग भी कम है, लैपटॉप की भी चल रहा है। आपको आवाज़ थोड़ी डिफिकल्ट हो रही होगी, आवाज़ तो क्या बोलते, ये बंद ना हो जाए तो की तो है कोशिश, देखिए शायद चल जाए। हाँ, तो अब दोबारा रिपीट करते हैं बात को। क्या बात कर रहे थे हम? एक कंपाउंड्स जो है डेटिव कंपाउंड्स, डेटिव कंपाउंड्स में डोनर एटम्स कौन से होते हैं? डोनर एटम्स की बात करें तो डोनर एटम्स में ज्यादातर कौन से होते हैं? स्पॉन फैमिली के मेंबर और उनके अलावा हैलोजन। कोई स्पेशल कंपाउंड्स में फिर जीनॉन भी आ जाता है। तो जीनॉन के कंपाउंड्स रेयर कंपाउंड्स में जो कि फ्लोराइड और ऑक्साइड होते हैं, बहुत कम, उनको फिर हम स्ट्रक्चर्स में देखेंगे, क्योंकि वो अभी आपको समझ नहीं आएंगे। सामने स्ट्रक्चर होगा, फिर समझाने में आसानी हो जाएगी। अभी इनके स्ट्रक्चर्स पता हैं आपको, आपको सल्फर पता है, ऑक्सीजन पता है, ये सारे एटम्स, इनके आपको बाहर का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर भी मालूम है, और किस तरह से ये कंबाइन हो रहे हैं, ये सब स्ट्रक्चर्स आपके जहन में थोड़े बहुत हैं। बाकी जो नहीं है तो वो बोर्ड वाली क्लास पर या फिर ये के सामने स्ट्रक्चर्स बने हुए हों तो फिर ज़्यादा इजीली समझा सकते हैं। अब ज़रा नोट कीजिएगा, 5A, 6A, 7A, ये वो ग्रुप्स हैं जो कि इस फैमिली के मेंबर्स बन रहे हैं। SPON आया और उसके साथ साथ फिर हमारे पास आ गया है X। X कौन सी फैमिली है? हैलोजन फैमिली। 7th एक ग्रुप। SPON बिलोंग करते हैं 6, 5 और 6 से। और जो एक्सेप्टर होंगे, इलेक्ट्रॉन पर एक्सेप्टर होंगे, वो आमतौर पर कंपाउंड्स होते हैं कौन से ग्रुप के? थर्ड थर्ड ए के कंपाउंड्स होते हैं। वेरी गुड। थर्ड ए के जो एलिमेंट्स होते हैं वो ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता कंपाउंड बनाने के बावजूद भी। वो बोरॉन और अल्युमिनियम खासतौर पे हम उनमें लेते हैं कि एल्युमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं लास्ट शेल में। अब वो अगर शेयरिंग कर लेगा, अगर वो बॉन्ड बना लेगा, तो भी उसके पास एक ऑर्बिटल एम्प्टी होगा, और एम्प्टी ऑर्बिटल का मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। तो एम्प्टी ऑर्बिटल एल्युमिनियम के पास हो जाएगा, वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर लेगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर के लिए क्या होना चाहिए? लोन पेयर होना चाहिए, उसके अलावा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, उसके अलावा उसके पास जो है पाई बॉन्ड होना चाहिए। ये 3 कंडीशंस होंगी तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर का काम कर सकता है। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर के पास क्या क्या होना चाहिए, जरा रिपीट कीजिएगा। नेगेटिव चार्ज, लोन नेगेटिव पेयर, नेगेटिव लोन चार्ज पेयर, और पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड। ठीक, नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और पाई बॉन्ड।
ये अगर होंगे तो फिर वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो डोनेट कर सकता है। अब बताइएगा क्या हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर का काम कर सकता है? नो सर। नो नो सर। सर। नो सर। अच्छा बताइएगा ये क्या बनाया है स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर, ये कुछ नाम समझ में आ रहा है, कुछ पढ़ने में आ रहा है, नाम क्या हो सकता है इसका? एल्यूमिनियम हाइड्राइड। एल्यूमिनियम हाइड्राइड। एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है AlH3, एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या इसमें एक एक है एम्प्टी ऑर्बिटल है इसके पास? एक यस सर। एम्प्टी ऑर्बिटल है इसके पास। यस सर। तो वो एम्प्टी ऑर्बिटल ये फिल करेगा डेटिव बॉन्ड के थ्रू, और वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक और हाइड्रोजन लेकर आएगा। वो हाइड्रोजन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था वो लेकर आएगा, और इस तरह से ये बना लेगा कॉम्प्लेक्स। इट मीन्स के जो हाइड्रोजन है वो भी जब नेगेटिव चार्ज रखेगा तो वो भी लुईस बेस का या इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर का काम कर सकता है। हाइड्रोजन नेगेटिव चार्ज के बेस पर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर का काम कर सकता है। ये बन गया एल्युमिनियम हाइड्राइड कॉम्प्लेक्स बन गया। इस कॉम्प्लेक्स को न्यूट्रल करने के लिए हम क्या करेंगे? इस कॉम्प्लेक्स को न्यूट्रल करने के लिए यहाँ पर हम कोई मेटल लगा देंगे। जो मेटल लगेगा इसमें हमारे पास, तो वो हमें क्या बताएगा? वो मेटल हमें इसको जो है ये कर देगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये कर देगा। इस तरह से इसमें हमारे पास बॉन्डिंग, हर तरह की बॉन्डिंग हो गई। कोवेलेंट बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग, और उसके अलावा उसमें आयोनिक बॉन्डिंग भी हो गई। तो 3 तरह की बॉन्डिंग उसमें हमें मिल रही है। तो 3 तरह की बॉन्डिंग जो मिल रही है उसके बेस पर हम कह रहे हैं कि ये कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड है। ये हाइड्राइड जो है कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड है। इसमें कितने आ रहे हैं हमारे पास हाइड्रोजन? इसमें हमारे पास हाइड्रोजन आ रहे हैं फोर। 4। तो 4 हाइड्रोजन कैसे आ रहे हैं? एक हाइड्रोजन जो आ रहा है वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर आ रहा है। तो इस तरह से ये हमारे पास बन रहा है। इसका मतलब अगर आपके पास आता है कि ये हाइड्रोजन लिस्ट बेस की तरह एक्ट कर सकता है, तो आप कहेंगे हाँ कर सकता है। कब करेगा? जब उसके पास नेगेटिव चार्ज होगा। जब वो हाइड्राइड होगा तो फिर वो नेगेटिव चार्ज के बेस पर कर सकता है। ठीक है, याद रहेगा ये। तब इसको देखिएगा कि ये कहलाता सर अमोनियम में भी यही होता है? अमोनियम में भी सर यही होता है? अमोनियम में हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर का काम कर रहा होता है। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर यानी इलेक्ट्रॉन लेने वाला बना होता है, इलेक्ट्रॉन देने वाला नहीं बना होता। सर और ये चौथा देखिए जो चौथा हाइड्रोनियम वाला हाइड्रोजन आता एग्जाम्पल, है। यस सर। ये है हाइड्रोनियम वाला एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में भी देखेंगे कि एक ये एक्सेप्टर का काम कर रहा है। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, वो पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर होकर ऑक्सीजन पर चला गया और ये हाइड्रोनियम आयन बन गया। ये बन गया हाइड्रोनियम आयन। इसमें फास्फोरस जो है वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव, फास्फोरस पर पॉजिटिव। तो ये जो चार्जेस आ रहे हैं इस बेस पर, इसको को आयोनिक बॉन्ड भी कहते हैं। को आयोनिक बॉन्ड, को आयोनिक बॉन्ड। सर वो जी जी, थर्ड ग्रुप के मेंबर्स जो हैं वो एक्सेप्ट करते हैं एक्सेप्ट, ज्यादातर। वो ज़्यादातर एक्सेप्ट करेंगे। उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता इसलिए एक्सेप्ट का काम करते हैं। ठीक है सर। ये देखिए, द एक्सेप्टर शुड हैव एटलीस्ट वन वैकेंट ऑर्बिटल इन इट्स आउटरमोस्ट शेल। एक एम्प्टी ऑर्बिटल या वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए उसके आउटरमोस्ट शेल में, तब वो काम करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर का। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी। बहुत इजी है कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि ये आयोनिक और कोवेलेंट दोनों से मैच करता है, तो इसीलिए इसकी प्रॉपर्टीज भी दोनों से मैच करती हैं। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो स्टेट, स्टेट्स जो हैं वो कैसी स्टेट है इनकी? सॉलिड। सॉलिड्स हैं। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में हम देखेंगे कि क्या ये गुड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के? बैड। बैड कंडक्टर बैड है। कंडक्टर हैं। और ये दोनों प्रॉपर्टीज अगर हम देखें तो दोनों कौन से मैच कर रही हैं? कोवलेंट। एक से या कोवलेंट। दोनों अलग अलग से? कोवलेंट से।
एक दोनों Ionic. कोवेलेंट की कोवेलेंट, properties हैं। एक कोवेलेंट पांच एक आयोनिक, आयोनिक बॉन्ड। फर्स्ट वाली आयोनिक एक सेकंड वाली आयोनिक और एक कोवेलेंट। सेकंड वाली कोवेलेंट के लिए मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, सर आयोनिक जो थी बॉइलिंग पॉइंट इनके हाई हैं या लो हैं? हाय हाँ है सर सर हाई शायद है। आयोनिक हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्योंकि सॉलिड से इसलिए। तो ये मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की प्रॉपर्टी किससे मैच कर रही है? Ionic. आयोनिक आयोनिक से मैच कर रही है। सॉलिबिलिटी पोलर सॉल्वेंट में या नॉन पोलर सॉल्वेंट में? पोलर सॉल्वेंट में, सर नॉन पोलर में होगी। नॉन पोलर सॉल्वेंट में, नॉन पोलर। और पोलर सॉल्वेंट के लिए क्या लिखा हुआ है? इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट और सॉल्युबल इन नॉन नॉन पोलर। नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर में ये डिसॉल्व होते हैं। ये प्रॉपर्टी किससे मैच कर रही है? Covalent. कोवेलेंट। कोवेलेंट कंपाउंड से दो प्रॉपर्टीज मैच कर रही हैं और दो आयोनिक से मैच कर रही हैं प्रॉपर्टीज। तो ये जो है इसका हमारा आज का सर टॉपिक। जी जी। सर जब डेटिव बॉन्ड बनता है तो उसमें पार्शियली चार्जेस तो अवेयर होते हैं ना, तो फिर पोलर होगा तो डेटिव बॉन्ड बनता है तो उसमें पार्शियल चार्जेस आते हैं। ठीक है, पार्शियल चार्जेस तो आते हैं, लेकिन इस तरह से जैसे अगर हमारे पास ये जो बन रहा है कोवेलेंट बॉन्ड में हमारे पास जो चार्जेस आ रहे हैं ये पार्शियल चार्जेस हैं, पार्शियल पॉजिटिव, और इसको हम सिग्मा से शो करते हैं पार्शियल नेगेटिव। और जब हमारे पास डेटिव बॉन्ड बनता है, लाइक जो ऊपर बना है, तो उसमें हमारे पास जो चार्जेस आ रहे हैं फास्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में, तो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ये पॉजिटिव चार्ज इस तरह का है कि जैसे ही ये ब्रेक होगा तो ये चार्ज खत्म हो जाएगा, ये चार्ज जो है खत्म हो जाएगा, ये चार्ज नहीं रहेगा। जबकि यहाँ पर जैसे ही हम इसको ब्रेक करेंगे तो इसमें कंडीशन पर डिपेंड करता है कि ये आयोनाइज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इसकी पोलरिटी जो है वो सॉल्वेंट के हिसाब से आ जाएगी, लेकिन यहाँ पर इस तरह से नहीं होगा। यहाँ पर जब ब्रेक करेंगे तो अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाते हैं, इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होते हैं, इनके चार्जेस इतने स्ट्रांग नहीं होते जितने स्ट्रॉन्ग चार्जेस आयोनिक में होते हैं या फिर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में होते हैं। उस तरह के चार्जेस इनके ऊपर नहीं आते हैं, ये इनकी वजह होती है। जी, और कोई सवाल पूछे? सर ये फॉस्फोरस वाली बात आपने रिपीट कर दो। फास्फोरस वाली बात? सर ये जो नीचे आपने फॉस्फोरस और ऑक्सीजन पे बनाया है। अच्छा, मैं एक मिनट कुछ और भी शेयर कर लूँ, देखूँ अगर मेरे पास आ सकता है तो, लेकिन शायद नहीं हो सकेगा। हम इसको जो है कल पर रखते हैं शेयर करने वाली चीज़ को, आज हम इसी को ही कंटिन्यू करते हैं। और आपने पूछा फास्फोरस वाली बात, जी सर। ये वाली बात। यहाँ पर आपको बताया है कि जो इन पर जो चार्जेस आ रहे हैं वो चार्जेस, ये जो चार्जेस आ रहे हैं ये पॉजिटिव चार्ज आया इसके ऊपर, इस पर नेगेटिव चार्ज आया। ये चार्जेस जो हैं एज कंपेयर टू आयोनिक चार्जेस ये क्या होंगे? वीकर होंगे, इतने स्ट्रांग नहीं होंगे जितने स्ट्रांग आयोनिक कंपाउंड में चार्जेस आते हैं। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये आयोनाइज नहीं होंगे, अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाएंगे। तो इसीलिए इनको हम कहेंगे कि ये सॉल्युबल किसमें है। इस प्रॉपर्टी के बेस पर ये मैच करते हैं कोवेलेंट कंपाउंड से और को आयोनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। को आयोनिक कंपाउंड्स कोवेलेंट से कैसे मैच कर रहे हैं ये बताइए। अभी आपको बात के चार्जेस तो आ रहे हैं, लेकिन ये चार्जेस फ्री इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी में हेल्प नहीं करेंगे, इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होंगे कि जिसके बेस पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो सके, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इनकी नहीं हो पाएगी। और इसी तरह सर से सॉलिबिलिटी में भी पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होंगे। जैसे ही हमारे पास वाटर या कोई और पोलर सॉल्वेंट आएगा तो वो इनके पोल्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, और वो जो है ये उसमें बिल्कुल इनर्ट हो जाएंगे, नॉन रिएक्टिव हो जाएंगे। जी सर ये एसिड और बेस को प्रोटोन और प्रोटॉन एक्सेप्टर भी कहते हैं ना? जी जी, लुईस एसिड लुईस बेस के बेस पर, वो जो आप कॉन्सेप्ट कह रहे हैं प्रोटॉन के बेस पर,
वो फिर कॉन्सेप्ट इसका अपोजिट है। उस कॉन्सेप्ट में हम लेते हैं प्रोटॉन का कॉन्सेप्ट किसका है, आर्हीनियस का है या ब्रॉन्स्टेड-लॉरी का है? कॉन्स्टेंट का है। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी का। आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट हाइड्रोजन आयन डोनर और हाइड्रोक्सिल आयन डोनर है, वो हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 में। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट जो है वो प्रोटॉन डोनर प्रोटॉन एक्सेप्टर है। जैसे हाइड्रोजन आयन, इसको प्रोटॉन कहते हैं हम। तो अगर हम कॉन्सेप्ट लेंगे किसका, लॉरी ब्रॉन्स्टेड का, तो वो कहता है कि जो हाइड्रोजन आयन यानी प्रोटॉन डोनेट करे वो एसिड है और जो एक्सेप्ट करे वो बेस है। अब ये डोनेशन और एक्सेप्शन को अगर हम इलेक्ट्रॉन के बेस पे कहते हैं, वो उसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो एसिड की थ्योरीज में आप आगे पढ़ेंगे कि एसिड्स जो होते हैं वो प्रोटॉन डोनेट करते हैं और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। एसिड्स प्रोटॉन डोनेट करेंगे और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे। प्रोटॉन डोनर होते हैं और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। प्रोटॉन डोनर का कॉन्सेप्ट किसका है, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी का, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का कॉन्सेप्ट किसका है, लुईस का। तो ये एसिड के कॉन्सेप्ट, दोनों को कंबाइन भी कर सकते हैं आप। ये दोनों को कंबाइन करके हम पढ़ेंगे अमोनिया के एग्जाम्पल।